Good morning, student. Today we will discuss about the Russian Revolution. In this chapter we discuss about the socialism, how the spread socialism in the world. कि हमने इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा और उसके अंदर हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे स्प्रेड हुई। अब हम इस वाले चैप्टर में कि वर्ल्ड में सबसे पहले सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे और कहाँ से आया। तो सोशलिज्म का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो रशियन रिवॉल्यूशन से आया। रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर जो यहाँ पर जो फुल सपोर्टर थे यहाँ की पॉपुलेशन, वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर थी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कोई भी मजदूर नहीं है, सब ओनर हैं और सबको राइट है कि वो अपने हिसाब से काम करें, यानी किसी को ना तो कोई मालिक है और ना ही किसी मजदूर के ऊपर कोई मालिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी के अकॉर्डिंग और उसके व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बना, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बना, उसे सोशलिज्म कहते हैं। अब सोशलिज्म जापान में जो रशिया है उसके अंदर कैसे स्प्रेड हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी में ऐसे व्यूज़ आए कहाँ से और कैसे ये डेवलप हुए। तो सोसाइटी में सबसे पहले सोशल चेंजेस आने लगे। सोशल चेंजेस में जो सोसाइटी का एक सेक्शन था वो चाहता था कि जो ऑटोक्रेट्स थे, जो अपने मनमाने रूल रेगुलेशंस बना रहे थे, जिनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया एक जैसी है और सारे लोग बराबर हैं, इसीलिए ये प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो वो जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस चाहते थे। वो चाहते थे कि रूल रेगुलेशन इक्वली बने, यानी उनके व्यूज़ में जो स्ट्रक्चर था ऑटोक्रेट्स का, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसमें चेंजेस होने चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसे लोगों को बोला गया लिबरल्स। ये लिबरल्स लोग एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते थे, पर ये वुमेन को बराबर राइट देने के उनका व्यू नहीं था। उन्होंने कहा कि जो पीपल हैं, जो मैन हैं, उनको जो प्रिविलेजेस, जो दूसरे लोगों को प्रिविलेजेस मिले वो ना मिले। इन्होंने वुमेन के सपोर्ट में कोई रिएक्शन या कोई उन्होंने स्टेप्स या कोई उन्होंने व्यूज़ नहीं दिए। रेडिकल्स क्या थे? रेडिकल्स वो लोग थे जो लोग सोशल चेंज भी चाहते थे, जो लोग एडल्ट फ्रेंचाइजी से इक्वलिटी भी चाहते थे, इक्वल वोट और इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी चाहते थे, और इवन वो वुमेन को भी सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा कि वुमेन को भी इक्वली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलने चाहिए। तो ऐसे पीपल को, ऐसी सोसाइटी के ऐसे सेक्शन को हमने बोला रेडिकल्स। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो कंजर्वेटिव्स वो पीपल थे जो लोग हमारे पुराने रीति रिवाजों को, और जो यूरोपियन सोसाइटी के ऐसा सेक्शन था जो कि उस जो स्ट्रक्चर था जो पुराना चला आ रहा था उसमें कोई चेंज नहीं चाहते थे। ये लोग उसको, उस ढर्रे को एज इट इज़ चाहते थे कि वही सबसे बेस्ट है और उसी के अकॉर्डिंग स्मूथली रन करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हमने कंजर्वेटिव्स कहे। इसके अंदर स्पेशली वो सेक्टर था, वो सेक्शन था जो लोगों को प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जो किंग से और किंग के कोर्टयार्ड में जिन्हें स्पेशल और लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको अच्छे से लाइफ चल रही है, तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि चेंज हो। तो ऐसे लोगों को बोला गया कंजर्वेटिव्स। अब हम सब लोगों को पता है कि 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे यूरोप में फैल गया था। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी उसका क्या चेंज आया। अब इंडस्ट्री से वहाँ पर वर्कर्स आए, और वर्कर्स आने के साथ साथ वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी होने लगा। जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हुई वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी होने लगा, पर वहाँ पर जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो वर्स थी, बहुत ही ख़राब वर्कर्स की कंडीशन थी। कैसे थी? वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको बहुत लंबे घंटे तक काम करना पड़ता था, उनकी वेजेस बहुत कम थी, और उनको स्लम्स में और अनहाइजीनिक तरीके से वहाँ पर, कच्ची बस्ती जो होती है आजकल की, उस तरीके से वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी। उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो 10 to 12 आवर्स थे, और उसके बदले में उनको सैलरी, जो वेजेस मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी, और उसके अलावा उन्हें कोई अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। अब हम रशियन एम्पायर की बात करें तो रशियन एम्पायर ऑटोक्रेट्स थे।
अपनी मर्जी के किसी से बिना परमिशन और बिना सलाह के कोई भी रूल रेगुलेशंस बना देना, ऐसे किंग को हम ऑटोक्रेट्स कहते हैं। अब रशियन एम्पायर जो था 1914 की बात करें तो 1914 में जो कंडीशन थी वो वर्स्ट हो चुकी थी। 1914 में यहाँ पर सार निकोलस था और सार निकोलस के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी चल रहा था। अब इससे पहले जो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से पहले ही डेवलप हो चुका था 17वीं सेंचुरी में, और यहाँ पर रशिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बन चुकी थी 1898 में। इसके बाद में इसी में एक और वर्कर पार्टी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी सेटअप हुई 1900 में। अब सोशलिस्ट जो रिवोल्यूशनरी पार्टी सेटअप हुई, इसके अंदर आपस में इनके जो मेंबर्स थे उनके आपस में कंट्रोवर्सी हुई, और कंट्रोवर्सी होने की वजह से इस वर्कर्स पार्टी के अंदर डिवीज़न हो गया, और डिवीज़न होने से बोल्शेविक और मेनसेविक दो पार्टी बनी, बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक जो पार्टी थे उसके लीडर लेनिन थे, और इसी ने रशियन रिवॉल्यूशन और सार निकोलस को अपनी सीट से हटाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इससे पहले, अब ये हो गया, यहाँ पर डिवीज़न हो गया, पर 1914 से पहले ही वहाँ के लोग ऑटोक्रेट्स के अगेंस्ट में अपना जो गुस्सा था उसे एक्सपोज कर चुके थे। अब ये कैसे किया कि उन्हें ये पता था कि यहाँ का जो किंग है वो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, तो उन लोगों ने उसकी पावर्स को लिमिट लगाने के लिए 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें जो रूल रेगुलेशंस दे रखे उसके अंडर में सार निकोलस काम करे, बट ऐसा नहीं हुआ। सार निकोलस ने, अब क्या होता है कि जो लोग थे वो बहुत गुस्से में थे। इसी दौरान वहाँ पर इंडस्ट्री थी, एक वर्कर्स जो था आयरन वर्कर एक कंपनी थी, उसमें बिना किसी इंटीमेशन के 4 मेंबर्स को हटा दिया। अब जो सोशलिस्ट वर्कर पार्टी थी ये तो टोटली ये किसके अगेंस्ट में थी, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर्स थे, कि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर लेबर, क्योंकि 1900 में ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बन चुकी थी। अब इसने यहाँ के इसके जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो इसके मेंबर्स थे उन लोगों ने पहले ही, मतलब उन लोगों को ये पता था कि इस सार की लिमिट लगानी है जिससे हमारे ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो। अब इसके लिए जब उनके 4 मेंबर्स को हटाया तो जो इस पार्टी ने क्या किया, इस पार्टी ने पजेशन किया, रोड पर स्ट्राइक करने उतर आए लोग, करीबन 1,10,000 पीपल पजेशन करें। अब फादर जो इनके लीडर थे वो थे फादर गोपेन ने ये प्रदर्शन जो था विंटर पैलेस पर करा, जहाँ पर सार निकोलस रहता था। फादर गोपेन गए। अब इस प्रदर्शन में करीबन 100 पीपल्स तो किल हो गए, और करीबन 300 पीपल इंजर्ड हो गए। अब इसको देखकर बहुत तेज उन लोगों को गुस्सा आया, दुख हुआ। अब इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को बोला जाता है, इस दिन संडे था और संडे था तो इसीलिए इसको बोला गया ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट को क्या बोला गया, ब्लडी संडे। ब्लडी संडे हो गया। अब ब्लडी संडे का रिएक्ट क्या हुआ, तो ब्लडी संडे का जो रिएक्ट हुआ वो ये हुआ कि जितनी भी पार्टीज़ बना रखी थी, जितने भी ट्रेड यूनियंस बना रखे थे, उन सबको इनलीगल अनाउंस कर दिया। कि सार निकोलस ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी, ड्यूमा जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसने अनाउंस कर दिया कि कोई भी बिना किसी परमिशन के, किंग की परमिशन के बिना
कोई भी कोई भी क्या नहीं बना सकता, कोई भी ट्रेड यूनियन या कोई भी पार्टी नहीं फॉर्म कर सकता, और जितनी भी पार्टी एग्जिस्ट हैं उस टाइम पर वो सारी की सारी इनलीगल है। अब इस कंडीशन, यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्ट कहते हैं, जो ये ब्लडी संडे इंसिडेंट था इसको हम ये मानते हैं कि यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट हो चुका था। अब क्या होता है कि जो वहाँ के 1914 के अंदर जो रशियन एम्पायर था उसके अंदर सार निकोलस था, रूल कर रहा था, और इसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया। इस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने, जो सार निकोलस था, इसने क्या किया, इससे पहले और दूसरा इनलीगल अनाउंस हो गया। दूसरा कि वहाँ पर पार्लियामेंट ड्यूमा के अंदर इलेक्टेड पर्सन्स आए, जो कि ड्यूमा के अंदर जो इलेक्टेड पर्सन थे उन्होंने 75 डेज में ही जो सार था उसने उसे डिसमिस कर दिया। और दूसरी बार जब ड्यूमा फॉर्म हुई, पार्लियामेंट फॉर्म हुई, वो 3 मंथ में ही डिसमिस हो गई। ये उसके इफ़ेक्ट थे ब्लडी संडे के। अब 1914 में आते हैं। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। रशिया ब्रिटेन की साइड था। अब रशिया जब कभी भी कोई भी कंट्री वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उससे पहले वहाँ के पीपल से वो परमिशन लेता है। बट यहाँ पर सार निकोलस ने बिना किसी परमिशन के इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया तो शुरू में लोगों ने कुछ नहीं कहा, पर लोगों को और वहाँ के पीपल को ये पता नहीं था कि ये वॉर इतनी लंबी खिंच जाएगी। अब वॉर लंबी हो गई और करीबन 4 साल तक चली, तो वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ पे फ़र्क पड़ा, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर पे फ़र्क पड़ा। अब क्या होता है कि जब वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो टोटली सार निकोलस के अगेंस्ट में आ गई, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने से रशिया की इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होने से वहाँ पर फूड स्कैरिसिटी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन वर्स हो गई। इसकी वजह से सार निकोलस से जब कहा कि नहीं, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना कॉमन पीपल की, उसने ना सुनते हुए भी उसके अंदर एक्सपेंस करता गया और लोगों के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज भी हो गए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में 1917 फरवरी में, फेब के अंदर 1917 में क्या देखते हैं कि कुछ जो करीबन 50 इंडस्ट्रीज़ स्ट्राइक पर चले जाती हैं। तो उनको क्या था कि वो लोग यहाँ पर, ये नेवा रिवर थी, वहाँ पर रशिया के अंदर ये रिवर है नेवा रिवर, इसके इस साइड तो विंटर पैलेस थी जहाँ पर सार निकोलस रहता था, विंटर पैलेस। साथ में फरवरी चल रही थी, तो फरवरी में सिवियर कोल्ड होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे वो थे, और जो लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे वो सारे क्लास के जो सोसाइटी के पीपल थे वो इस तरफ रहते थे। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स पीपल थे और कॉमन पीपल थे वो इस साइड रहते थे। वो अक्सर यहाँ से इनकी पार्टीज़ देखते थे, इनकी लग्जरियस लाइफ देखते थे। अब क्या होता है कि जो वहाँ की एक इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, वो स्ट्राइक पे चले जाती है। उसके सपोर्ट पर 50 इंडस्ट्रीज़ को भी वहाँ के वर्कर्स बंद कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जब स्ट्राइक पे जाते हैं तो स्ट्राइक पर जाने के लिए वो सबसे पहले उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन किसने ख़राब करी थी? सार निकोलस ने। तो ये जो कॉमन पीपल है ये सारे के सारे विंटर पैलेस के सामने पोजीशन करते हैं। जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं विंटर पैलेस के सामने 22 फेब को, तो इसके अंदर वुमेन्स सबसे आगे थी। कौन सबसे आगे था? वुमेन सबसे आगे थी। और ये 22 फेब था, ये रशियन कैलेंडर था। जो रशियन कैलेंडर है वो करीबन कितने दिन, करीबन 15-16 दिन हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ब्रिटिश कैलेंडर है उससे पीछे चलता है।
तो अगर हम हमारे कैलेंडर की बात करें तो ये जो डेट हुई वो 8 मार्च हो गई। 8 मार्च की बात है, 8 मार्च 1970 में ये देखा गया कि वुमेन इसमें सबसे आगे होकर इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस इंसिडेंट को जो इन्होंने प्रदर्शन किया, वुमेन्स ने यहाँ जाकर विंटर पैलेस के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, इस इंसिडेंट को बोला गया इंटरनेशनल, इसको बोला गया इंटरनेशनल वुमेन डे। इसको बोला गया इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को आता है। ठीक है, बट ये रशियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सी डेट है? 22 फेब। अब आपको पता होना चाहिए कि 22 फेब और 8 मार्च में क्या डिफरेंस है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रशियन कैलेंडर जो है वो 15 डे पीछे चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, जो हम यूज़ करते हैं उस कैलेंडर से। ठीक है, अब ये इंसिडेंट हो गया और ये डिमॉन्स्ट्रेशन को वहाँ के जो सिपाही थे, जो घुड़सवार थे, उनसे इसको डिसमिस करवा दिया, मतलब स्कैटर करवा दिया और इनको वापस भेज दिया। पर इन लोगों में बहुत तेज गुस्सा भरा था और उन्होंने ये सोच रखा था कि इस बार इस जो सार निकोलस हैं सेकंड, इसकी जो पावर्स हैं इसके ऊपर लिमिट लगानी है और इसको हटाना है। तो इन्होंने वापस से 25 और 26 फेब को वापस से चले गए डिमॉन्स्ट्रेशन करने। ये डिमॉन्स्ट्रेशन करने गए, तो जब डिमॉन्स्ट्रेशन करने गए तो वापस से यहाँ के कमांडर ने इनको ऑर्डर दिया कि इस डिमॉन्स्ट्रेशन को स्कैटर किया जाए। बट स्कैटर करने के लिए जो वहाँ की जो आर्मी थी, जो वहाँ की फोर्स थी, उसने रिफ्यूज़ कर दिया और वो जाकर उनसे मिल गई, कॉमन पीपल्स। जब इनसे मिल गई तो इन जो फोर्स ने और इन्होंने एक सोवियत बनाई और उस सोवियत का नाम था पेट्रोगार्ड सोवियत। पेट्रोगार्ड सोवियत, ये सोवियत बन गई। अब इसका सार निकोलस को ये पता चल गया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं इनके आगे सरेंडर हो जाऊं। तो अब सार निकोलस को अपनी पावर्स को लिमिट लगाने के लिए उसने उनकी जो ये पीपल थे उनके कहने के हिसाब से उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। उनके साथ वर्कर्स से मिलकर उन्होंने क्या बनाई? प्रोविजनल गवर्नमेंट। और प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से आएंगे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई और सार निकोलस की जो पावर्स थी उस पर लिमिट लग गई। तो यहाँ तक ये जो इंसिडेंट था इसको बोला गया फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद में इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लेनिन की, जो लीडर था वो लेनिन था। इसके बाद में अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बीच में अप्रैल थीसिस आई। अप्रैल थीसिस क्या थी? लेनिन की 3 डिमांड्स थी जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नेम से बोलते हैं। ये बहुत बार पूछते हैं एनटीएससी के अंदर। तो ये थी क्या? तो ये थी नेशनलाइज द बैंक को नेशनलाइज करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन द लैंड और स्टॉप वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था जिसके लिए इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो रही थी, उस वॉर को बंद कर देना, सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर देना और साथ में जितनी भी लैंड है उसके ऊपर कोई भी जमींदार या किसी का भी कोई राइट नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल का राइट है। तो इन तीनों चीज़ों को बोला गया अप्रैल थीसिस। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं, एक तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन पूछा जाता है, एक ब्लडी संडे पूछा जाता है, ब्लडी संडे, एक कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है,
कार्ल मार्क्स की बुक थी कैपिटलिस्ट, उसके बारे में पूछा जाता है। इसकी थ्योरी के बारे में पूछा जाता है कि ये किसके सपोर्टर था, तो ये सोशलिज्म के सपोर्टर था। ब्लडी संडे कब हुआ था? 1905 को था। किसने पोजेसन किया था? फादर गोपेन ने किया था। ठीक है, उसके बाद में आता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। हाँ, इसके बाद में सोशलिस्ट वर्कर पार्टी कब फॉर्म हुई, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कब हुआ? इंटरनेशनल वुमेन डे। इसके बाद वाला जो इफ़ेक्ट है कि उन्होंने कौन से डिसीजन लिए या फिर कब वहाँ की जो पार्टीज़ थी या ट्रेड यूनियन थी उनको कब उन्होंने डिसमिस किया। तो अब इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कब हुआ था? अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब हुआ था? और इसके अलावा अप्रैल थीसिस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। अप्रैल थीसिस अच्छे से आना चाहिए। यहाँ से इससे रिलेटेड एनटीएससी के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पार्टी के बारे में रॉबर्ट ओवन है और उसकी बुक है जिसने सोशलिज्म को सपोर्ट किया था, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।